So good morning guys, welcome to this session. Today we all are going to do class 9 CBSE French Revolution. Let me take out the first of all pen. So class 9 CBSE French Revolution. So let's start. On 14th July, when 14th July, this is the introduction part, so just understand carefully. On 14th July, the city Paris was the state of alarm. Means alarm, you can say emergency was there. Okay, king. The rumor was spread. The king has commanded all the troops, means all the army, to go to the city. This is the army kingdom has gone to the city and open fire on the citizens. मीन्स आप लोग सिटीजन्स को आगे आप गोलियों से ख़त्म कर दो, ओपन फायर करो, क्या करो, ओपन फायर कर दो. ओके, दिस द किंग सेड. देन अराउंड 7,000, around 7,000 मैन और वुमेन्स सब लोग कहाँ पे हुए, गैदर्ड हुए हॉल के बाहर. उन्होंने वहाँ पे क्या अपने आप को डिक्लेयर किया कि हमने क्या नहीं, पीपल्स मिलिट्री. मतलब ये मिलिट्री आपको किसकी, पीपल्स मिलिट्री. उनने ये अपने आप को ये घोषित कर दिया. ठीक है. उन लोगों ने बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे गए, वहाँ पर उन्होंने सिर्फ क्या सर्च किया, आर्म्स मीन्स गन्स और उनकी एम्यूनेशन. इतनी चीज़ें सर्च की उनने. ओके, उसके बाद वो लोग कहाँ गए, बेस्टाइल गए. बेस्टाइल क्या था, फोर्ट्रेस प्रिजन था. वो ऐसा प्रिजन था जो किंग की पावर दिखाता था कि हाँ ये हमारे अलग की पावर है, हम ये चीज़ें कर सकते हैं. जहाँ पे बहुत सारे मतलब प्रिजन्स थे, वहाँ पे वो लोग थे. ठीक है. अब बेस्टाइल को ने क्या किया, पूरा जो फोर्ट्रेस प्रिजन था वो सब लोग उसको हेट करते हैं क्योंकि वो एक किंग की गलत पावर का एक नाजुक मतलब वो क्या कहते हैं, शो पीस. तो फ्रेंच लोगों ने ये होप किया कि वहाँ पे इनको एम्यूनेशन और अच्छी क्वालिटी की, मतलब अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी में बुलेट सेल सब मिल जाएंगे. इससे क्या हुआ, पूरा फोर्ट उसने पूरा तबाह कर दिया और जितने मतलब लोग सोल्जर्स थे वो सबको मार डाला और वहाँ से उन्हें आर्म्स और एम्यूनेशन चुरा दिया. अब 1774 में लुई 16 नाम का एक राजा था जिसको फ्रांस की गद्दी दी गई थी. कहाँ की गद्दी दी गई थी, फ्रांस की गद्दी दी गई थी. ठीक है. कहाँ की, फ्रांस की, याद रखना. उस लुई 16 ने शादी किससे की, मैरी एंटोनी से शादी की. लुई से शादी की मैरी एंटोनी. ये मैरी एंटोनी की फोटो है, आप देख सकते हो. एंड ये जो फोटो दिख रही है ना आपको, ये वाली बता रहा हूँ आपको, ये जो फोटो है ना, ये है मैरी एंटोनी की. जो कि मैरी एंटोनी कहाँ की थी, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी. उसने 20 साल की उम्र में लुई 16 ने मैरी एंटोनी से शादी की एट द एज ऑफ 20. और मैरी एंटोनी कहाँ की थी, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी. कहाँ की थी, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी. ओके. So let's move now. अब क्या हुआ, अपॉन हिज एक्सेशन द किंग फॉर्मिंग. बहुत साल पहले की बात है, मतलब लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर का मतलब बहुत साल पहले की बात है. फाइनेंशियल क्राइसिस कहाँ आई, फ्रांस में फाइनेंशियल क्राइसिस आई. किसकी, फाइनेंशियल क्राइसिस आई.
वहाँ पे फाइनेंशियल क्या है कि जो मतलब जो कोस्ट जो था, लोग मतलब फ्रांस के कोर्ट को, गवर्नमेंट ऑफिस को, जो पैलेस ऑफ वर्सलेस था, इन सबको मेंटेन करने के जो मेंटेनिंग कोस्ट लगता था, वो भी नहीं था उनके पास। वो क्यों नहीं था? क्योंकि फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को मदद की थी क्या गेन करने के लिए? इंडिपेंडेंस, जो कि उनका एक कॉमन एनिमी उस समय क्या था? ब्रिटेन। उससे इंडिपेंडेंस प्राप्त करनी। अब उसने टैक्स कहाँ से लिया होगा? मतलब उसने कहाँ से लिया होगा लोन? उसने लिया होगा जमींदार, लैंडर से, मतलब जो फ्रांस के थे। अब लैंडर्स ने बोला कि यहाँ पे 10% चार्ज लगाएंगे ऑन द क्रेडिट जो स्टेट को दिया जाता है, उस पर 10% मतलब हम आप पे लगाएंगे। अब टैक्स जो हमने आपको जो दिया था उस पर 10% पर मंथ लगाने वाले हैं। इस चीज़ ने क्या किया? राजा जी को फोर्स किया कि अब उनको टैक्स बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है। अब फ्रेंच सोसाइटी का जीवन क्या था? देखो, अब फ्रेंच सोसाइटी कितने भागों में थी? 3 स्टेट्स में बटी थी। ठीक है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में इतने क्लर्जी जो चर्च में पीपल होते वो सब। सेकंड स्टेट में नोबिलिटी आई थी, और थर्ड स्टेट सब कॉमन पीपल होते थे। अब आगे ने क्या डिसाइड किया? जो थर्ड पीपल जो थी वो हमेशा पूरी 90% मतलब 90% पॉपुलेशन ऑफ द फ्रांस थी थर्ड स्टेट, और 10% थी, 5% मिला के 10% थी लोग कास्ट। ओके, तो आज ने ऐसा किया कि ओनली जो थर्ड स्टेट जो कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन है वही सिर्फ टैक्स भरेगी, बाकी फर्स्ट और सेकंड स्टेट टैक्स नहीं भरेगी। अब सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस 1718 में जो सिस्टम था एस्टेट का, वो एक फ्यूडल सिस्टम था जो कि मिडिल एजेस में चलता था। अब पीजेंट ने जो थे उनका था 90% ऑफ पॉपुलेशन में। हाउएवर उसमें कुछ ही लोग थे, पर 90% तो थे, पर उसमें कुछ ही लोग थे इनके अपना खुद का ज़मीन थी जहाँ पे वो खेती करते थे। 60% जो फ्रांस का लैंड था, 60% जो लैंड था वो नोबल्स के पास था, और चर्च और जो और मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेट था, और जो थर्ड रिचर मेंबर था थर्ड स्टेट जो अमीर लोग थे उनके पास बस था 60% ऑफ है। बाकी 40% कुछ लोगों के पास था जो थर्ड स्टेट बचते हैं। अब फर्स्ट दो स्टेट्स, फर्स्ट और सेकंड से कुछ प्रिविलेज मतलब कुछ चीज़ें मिली, प्रिविलेजेस मिली फ्रॉम देयर बर्थ। अब उन्हें तो मतलब बहुत सारे प्रिविलेज एंजॉय की बाय बर्थ, टैक्स नहीं भरना पड़ता स्टेट को। नोबल से क्या किया? फ्यूडल प्रिविलेज एंजॉय किया, जैसे कि एक्सट्रेटिक करना, फ्यूडल ड्यूज इंक्रीज। और अब देखो ये हुआ क्या? थर्ड स्टेट से एक तो स्टार्ट दे रहे स्टेट मतलब स्टेट देख लेता था टैक्स। ठीक है, चलो उनको स्टेट, उसके बाद उनको सेकेंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट पे पैसा देना पड़ता था। फर्स्ट स्टेट अब उनको तो पूरा भाई उनके ऊपर तो लोड पड़ गया कि हम फर्स्ट स्टेट को दे, सेकेंड स्टेट को भी दे, थर्ड स्टेट को भी दे, और उसके साथ साथ अपना घर का ही पैसा निकाले। अब जो थे नाम का टैक्स था, जो थे नाम का टैक्स यहाँ पर दिया गया, जो टैक्स था ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेट थर्ड स्टेट ले रही थी। ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेट का टैक्स था जो थर्ड स्टेट मतलब से लेते थे लोग। टैली जो था ये एक जो ई टैक्स जो था ये ये टैक्स राजा जी ले लेते थे। और एक टैक्स और था इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब ये तो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे जो कि हर डे के अपनी चीज़ों जैसे कि सॉल्ट के लिए, टोबैको, इन सब चीज़ों पर जो खाने पीने घर के लिए वो अपन देते थे। तो ये सारे टैक्सेस थे जो फ्रांस में थे। अब पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस की थी वो 28 मिलियन हो गई 1789 में। 1710 में 28 मिलियन हो गई पॉपुलेशन फ्रांस की। ठीक है, और जो सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स इतना सफिशिएंट था, वो रैपिड इंक्रीज हो रही है उसके मतलब डिमांड में मिल पाए। फ्रांस से स्टेपल मतलब सबसे कहते हैं बेसिक डाइट जो थी मतलब खाना का था वो था प्राइस ब्रेड। और प्राइस ऑफ ब्रेड था वो मतलब दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था। पर मतलब जो ब्रेड का प्राइस बढ़ रहा था, पर जो लेबर जो काम करते हैं उनका प्राइस तो फिक्स था, ना ही ज़्यादा मांग सकते ना ही कम को भले जितना काम करे, चाहे कम करो तो आपको उतना ही पैसा मिलेगा, ज़्यादा करो तो उतना ही पैसा मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं होने वाला उसमें जो थर्ड स्टेट जो काम करते कॉमन पीपल। अब बहुत सारी मतलब जो नंबर ऑफ मतलब नेचुरल आपदाएँ आती है, जैसे तूफान आ गया, बारिश आ गई, इस कारण क्या था हार्वेस्ट जो होती थी ब्रेड की मतलब वो कम आती थी, उससे ब्रेड मतलब कम बनती थी। तो इससे क्या हुआ
एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गई फ्रांस में। सब्सिस्टेंस मतलब सब्सिस्टेंस क्राइसिस वो होती है जब आपके पास आपकी बेसिक नीड जी 3 चीज़ें ना हो, जो कि आपकी बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान, ये मतलब खाना कपड़े और घर। अगर ये 3 चीज़ आपके खतरे में है तो ये आपकी मतलब क्या है, आपके पास सब्सटेंस डाइट नहीं है, ये इसको इंग्लिश में बोलते, ठीक है, याद रखना ये बात, ठीक है। तो ऐसी एक सब्सटेंस क्राइसिस आने लगी। थर्ड स्टेट था वो और ही प्रॉस्परस होने लगा, क्योंकि उनके हर स्टेट में मतलब जो लोग थे उनके अंदर, मतलब गवर्नमेंट वाले भी, चर्च वाले जो मतलब चर्च नहीं, गवर्नमेंट वाले आते थे, उनके अंदर क्या कहते हैं, ये जो जज होते थे उनके अंदर आते थे जज। इसमें तो क्या था, ये तो एजुकेशन, इनको एजुकेशन मिली थी, इनके तो नए नए आइडियाज़ भी थे। तो उन्हें अपना खुद का ग्रुप बनाया और उसका ग्रुप का नाम दिया मिडिल क्लास। उसके अंदर कौन थे, मर्चेंट्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, प्रोफेशनल्स थे, लॉयर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये दोनों जो थे ये पढ़े लिखे थे ये दोनों। तो इनने ये ग्रुप बनाया। ये मानते हैं कि ग्रुप ये करते कोई भी ग्रुप हो, चाहे फर्स्ट स्टेज हो, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज हो, उनको बर्थ से मतलब बताया था प्रिविलेजेस, बर्थ से प्रिविलेजेस नहीं मिलनी चाहिए। मतलब उनको जब उनके जन्म से उनको मतलब लगे ना सब चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आप देखोगे आगे चलता है, आज भी कुछ गांव में लोग मानते हैं कि लड़के अगर पढ़ेंगे तो वो नाम कमाएंगे, लड़कियां पढ़ेंगी तो वो काम करेंगे, उनको से आगे चलते सब देते उनको घर में खाने नहीं है, रोटियाँ पड़ेंगी, तो इसीलिए वो लोग नहीं कर सकते। तो ऐसे ही मतलब प्रिविलेजेस उनको भी कुछ मिलती है, आप टैक्स नहीं भरोगे, ये करोगे, वो करोगे। अब देखेंगे अब कौन आया, फिलोसोफर्स आ गए। अब देखो, अब फिलोसोफर्स की पता था कि यहाँ पे क्या हो रही है, इनइक्वलिटी हो रही है। अब हमको सबके लिए क्या लेके आना, कोई सही माने जो फ्रीडम पे इक्वल लॉस और सभी को लोग को अपॉर्चुनिटी मिल चाहिए, जिसकी कि अगर आप फर्स्ट हर चीज़ पर टैक्स भरिए, फर्स्ट और सेकेंड से कोई टैक्स भरना चाहिए, तो ऐसे इक्वल लॉस मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये जो आइडिया थी सब सलोन्स में, कॉफ़ी हाउसेज, ये सब में लोग डिस्कस करते हैं फिलोसोफर। कुछ फिलोसोफर के नाम आपको याद रखना है, 2-3 याद, जैसे कि एक है आपके जॉन लॉकी, जीन जैक्यूस रूस और कहते हैं मॉन्टेस्क्यू, ये 3 नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फिलोसोफर आते हैं क्वेश्चन में और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो आइडियाज़ था ये सब कहाँ से करते थे, सलोन्स ऑफ कॉफ़ी में, आपको पता है। ये लोग अपना मतलब अपनी बातों कैसे रखते थे, ये अपनी बातें उसके द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा बेच सकते हैं, या फिर ग्रुप्स बना के मार्केट में, सोशल एरिया पे, वहाँ पे लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे। जो नहीं पढ़ सकते उनके लिए मतलब चला के ग्रुप में मतलब बना के वो लोग मार्केट सोशल एरियाज पे। तो ये 3 फिलोसोफर थे। एक था जॉन लॉकी, जो कि इंग्लिश में था, उसकी बुक थी 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, और उसने किस में कि जो एब्सोल्यूट पावर एक ही राजा जी को मतलब सारी जगह दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो उसके खिलाफ था वो, ठीक है। और जीन जैक्यूस रूसो किसके था, वो एक स्पेस फिलोसोफर राइटर भी था, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट भी था। उसकी बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये साइड इंपॉर्टेंट का आपको स्क्रीनशॉट ले लो, इसका फिर लिख लो कहीं कॉपी में, इंपॉर्टेंट है ये। इसका क्या है कि एक गवर्नमेंट बनाई जाए जो कि सोशल बिटवीन पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव मतलब के बीच का दोनों का इक्वल से देखे। मॉन्टेस्क्यू जगह एक फ्रैंक जस्ट था, एक पॉलिटिकल फिलोसोफर था, उसकी बुक क्या थी, स्पिरिट ऑफ लॉस। उसका है कि हम पूरी पावर एक राजा जी को नहीं है, ये पावर 3 हिस्से में बढ़नी चाहिए, जैसे कि सभी लोग को इक्वल आप टैक्स बढ़ाना तो पहले ये पावर 3 में बढ़नी चाहिए। और 3 क्या क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अगर जुडिशरी लेजिस्लेशन मानते ही बढ़ाना चाहिए, मतलब एक वोट होगा जैसे लेजिस्लेचर और इसमें जुडिशरी मानते हैं, एग्जीक्यूटिव मानते हैं कि वो बढ़ना चाहिए टैक्स, तो फिर टैक्स बढ़ेगा। और इधर और जुडिशरी मानता है तो वोट इससे होगा 2 और 1, तो इसीलिए, ठीक है। अब रेवोल्यूशन का आउटपुट कि देखो थर्ड के पूरा वजन डाल दिया, उस पर इनडायरेक्ट टैक्स मतलब चाहिए, आप थे देंगे, पहले भी देंगे, सब कुछ। 5 में 1789 लुई 16 ने असेंबली बनाई स्टेट जनरल की, इस पर क्या पास करके सब लोग बनाएंगे नए टैक्सेस का प्रपोजल पास करने के लिए। अब बोल के सर इसमें स्टेट जनरल क्या, बेटा स्टेट जनरल एक ऐसी पॉलिटिकल बॉडी थी जहाँ पे तीनों स्टेट जो थे अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव मतलब अपने अपने जो हमारी बात रहेंगे उन लोग को भेजे थे। फर्स्ट सेकेंड स्टेट के
रिप्रेजेंटेटिव आते थे ईच, 300, मगर 300 फर्स्ट के, 300 सेकेंड स्टेट के। थर्ड जो कि मतलब आराम से बैठे थे रोज, ठीक है, देख सकते हो पिक्चर में, देखिए फर्स्ट और सेकेंड स्टेट, ये फर्स्ट है, सेकेंड स्टेट है, आराम से बैठे हैं, ये बैठे, ये फर्स्ट और सेकेंड। थर्ड स्टेट अपने 600-600 मेंबर्स देती, थर्ड स्टेट अपने 600 मेंबर्स देती थी, और उनको पीछे खड़ा रहना पड़ता, मतलब उनको बैठ सकते, वो खड़े रहेंगे, ये यहीं पे इनने इक्वलिटी कर ली। तो अब वो क्या सुधारेंगे आप ही बताइए। अब स्टेट जनरल का वोटिंग सिस्टम क्या होता है, हर कास्ट के पास एक अपना वोट है, फर्स्ट स्टेट से एक वोट, सेकंड स्टेट एक वोट, थर्ड स्टेट वोट। लुईस 16 ने भी यही चीज़ की, उसने अब मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट डिमांड करी कि वोटिंग टू बी कंडक्टेड। थर्ड स्टेट मानते कि वोटिंग होनी चाहिए और असेंबली को हर एक चीज़ को तो नहीं चाहिए, मतलब वोटिंग होनी चाहिए और हर एक मेंबर के पास एक वोट होगा। अब किंग ने ये प्रपोजल तो दिया, हमने थर्ड स्टेट उनका मतलब मना कर दिया, ठीक है, और वो लोग क्या कर दिए, मतलब असेंबली छोड़ के प्रोटेस्ट कर दिया वो लोग, मतलब वॉक आउट, मतलब चलेगा असेंबली छोड़ के। इसमें पूरी चीज़ नहीं दी गई है आपको, मैं एक चीज़ बताता हूँ, वोटिंग हुई थी और उसमें जैसे देखते हैं एक वोट को एक हुआ था, बट इसमें क्या हुआ था, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट पे तो अपना यस दिखा दे सके कि उनको पैसा भरना नहीं था, वो कि पैसा नहीं है, उनको टैक्स भरना ही नहीं, उनको बड़ा है चलना बड़ा। दिक्कत इसको कि थर्ड स्टेट को, तो अब क्या हुआ 2:1 हो गया, तो 1-2 बड़ा है, तो उन दोनों की बात मानी जाएगी, तो टैक्स बढ़ाएगा, इसीलिए उन्होंने फिर क्या कहते हैं रिजेक्ट किया, उनका मतलब उनको गुस्सा आया, उनने असेंबली से वॉक आउट कर दिया और प्रोटेस्ट में चले गए, ठीक है। अब टेनिस कोर्ट की ओथ ली गई, 20 जून 1789 को रिप्रेजेंटेटिव थर्ड स्टेट के लिए असेंबल हुए टेनिस कोर्ट में, ठीक है। हाँ, अब वहाँ पर ने है वो कैसे वो फ्रांस में, जब नेशनल असेंबली बिजी थी वर्सलेस में, उन्होंने क्वेश्चन ड्राफ्ट किया, रेस्ट ऑफ चाइना चर्च विद ट्रिब्यूनल। सेवर विंटर्स में सबने क्या किया, मतलब हार्वेस्ट खराब हुई थी, एक मतलब क्या कहते हैं प्राइस ऑफ ब्रेड बढ़ा दिए गए थे। बेकर्स ने क्या किया, बेकर्स जो मतलब जो बेकर था वो भी एकदम मतलब क्या कहते हैं उस, वो भी एकदम अलग किस्म के थे आदमी, क्या करते हैं उनके पास 1,000 ब्रेड आती है, तो वो से 800 ब्रेड देंगे, 200 ब्रेड ले जाएंगे, वो अंदर देंगे। तो ऐसे क्या हुआ, एक ऐसे वो करते रहते, फिर एक दिन क्या हुआ, इतनी वुमेन थी, वो लोग लाइन में खड़े खड़े थक गई, सब बदले, और फिर लोगों को मिलती थी इतनी 800 मिली, 800 ब्रेड इसको ले जाओ, बाकी घर जाओ। तो ऐसे क्या हुआ, वुमेन को गुस्सा आ गया, उनने क्या किया, शॉप वाली दुकान पर घुस गए, क्राउड आ गया बिल्कुल वुमेन का, गुस्से का उसकी दुकान में घुस गए, सब कुछ मतलब उसको मारा पीटा, और क्या कहते हैं सब ब्रेड लेके जितनी भी थी उसे सब लेकर चले गए। लुईस 16 ने अपने ट्रूप्स मतलब अपने सैनिकों को बोला कि आप जाओ पेरिस में। 14 जुलाई को बेस्टाइल डिस्ट्रॉय हो गया था, क्या रूमर थी कि है ना, अभी नोबल जो है उसने मैन हायर किए क्या करने के लिए, हमारे क्रॉप को डिस्ट्रॉय करने के लिए। बहुत से डिस्ट्रिक्ट जो पिज़ा में थे वो अटैक भी थे, रेजिडेंट ऑफ नोबल्स, उन्हें लूट किया था, होटेड ग्रेन और बर्न कर दिए थे, रिकॉर्ड ऑफ मैनुअल डेव्स। बहुत सारे नोबल्स जो थे वो अपने घर से भाग गए थे, और मैनी जो थे वो नए नए दूसरी जगह आके रहने लगे थे, माइग्रेट करे थे। अब लुईस 16 ने रिकॉग्निशन नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट की, उसकी पावर जो थी वो चेक हुई कॉन्स्टिट्यूशन से। तो असेंबली ने एक उसका रिजल्ट करके गवर्नमेंट ने वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लाइवर्स अक्वायर किए, और असेंबली ने एक डिक्री पास की फ्यूजल सिस्टम को हटाया जाए और स्टेट सब जब है ना वो टैक्स भरेंगी। क्लर्जी के जो मेंबर्स थे उनने फोर्स किया कि हम प्रिविलेज अपनी मतलब हम थे, हमारा एबॉलिश नहीं होगा, अब जो लैंड ऑन करते हैं वो हमारे रहेंगे, हमको प्रिविलेज चाहिए, हम नहीं देंगे। तो फ्रांस फिर क्या होना है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया 1791 में, जब इतना कुछ हो गया, क्या कहते हैं वो लोग एंग्री हुए, उस दुकान पे घुस रही हैं लोग, भी लोग फिलोसोफर चला है कि आपको बोल रहे हैं, लोग गुस्सा आ रहा है, तो इन लोगों ने क्या कहते हैं बेस्टाइल डिस्ट्रॉय करी, तो उसका सोचा कि अब हमको स्टेप बैक करना पड़ेगा। फ्रांस तो फिर नेशनल असेंबली में एक क्वेश्चन ड्राफ्ट किया 1791 में। मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या था कि पावर ऑफ मोनार्क की सब लिमिट्स कर दी, मतलब राजा की पावर से कम करके एक क्वेश्चन असेंबली थी जिसको 3 सुना किया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, ठीक है।
1979 में कॉन्स्टिट्यूशन था वो नेशनल असेंबली का पावर था लॉ बनाने के लिए, बट वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो रहा था। अब सिटीजन पे वोट करते थे एक ग्रुप ऑफ इलेक्टोरल हु इन टर्न चूज मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली। देखो द फ्रेंच सिटीजन थे वो डिवाइड हो गए दो ग्रुप में, एक्टिव और पैसिव सिटीजन। इसमें उनकी पावर होगी। एक्टिव सिटीजन कहते हैं कि मैं जो 25 साल से ऊपर हैं और जो टैक्स भरते हैं एटलीस्ट 3 दिन, मतलब एक लेबर की वेज का इक्वल 3 दिन का टैक्स से भरते हैं, वो एक्टिव सिटीजन। और पैसे तो मतलब जो रेस्ट पॉपुलेशन जो कंसिडर करती है अपना पैसे देने का और वो वोट करने के अलाउड भी नहीं है, वो कहते हैं जो टैक्स भरते हैं जो 25 साल से ऊपर है। अब क्या वो डिक्लेरेशन ऑफ राइट हुआ किसका, मैन ऑफ सिटीजन का। कॉन्स्टिट्यूशन का ना एक डिक्लेरेशन बना कि जितने भी राइट्स हैं ये सब क्या करते हैं, हर ह्यूमन बीइंग को अपनी बर्थ से ही बिलोंग करते हैं और ये भी छीन नहीं आ सकते। राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्विटी बिफोर लॉ, ये सब राइट्स को नेचुरल राइट बताया जाए। अब ये राइट पहले से ही चलते हैं, इसको मतलब ये नेचुरल है। अगर इनमें कोई चेंज होगा तो फिर आगे देखा जाएगा, मतलब कोई और नया रूल नहीं होगा तो इन लॉ में चेंज नहीं होगा, ये सब नेचुरल राइट है। तो हमारी ड्यूटी थी कि स्टेट की ये प्रोटेक्ट करो, हर एक सिटीजन के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। अब फ्रांस ने मोनार्ची राजा को भगा दिया और उन्हें अपने फ्रांस को एक रिपब्लिक बनाया। लुई XVI ने साइन किया कॉन्स्टिट्यूशन, बट उसने एक सीक्रेट रशिया के साथ रशिया के राजा के साथ मतलब सीक्रेट बातचीत करना है कि अब हमें रूलर्स और वो सब वरीड थे कि फ्रांस में डेवलपमेंट आ रहा है, प्लान्स बन रहे हैं और ट्रूप्स भी अपने इवेंट मतलब सब डाउन कर देते और वो चुपचाप क्योंकि राजा जी ने कुछ बोला नहीं था, राजा जी ने स्वीकार कर लिया, असेंबली चुपचाप खड़े थे अभी, वरना उसके पहले वो भी सबको मारते थे और भी कभी निकट थी थर्ड स्टेज है। तो बिफोर दिस ये सब होता कि नेशनल असेंबली डिक्लेयर करती वार अगेंस्ट रशिया और ऑस्ट्रिया 1792 में। अब देखो फिर क्या हुआ, फिर उन लोग भी का चुपचाप करने लगे। कुछ लोगों ने फिर राजा जी को चुपचाप से महल से एक बार देख लिया कि रशिया जा रहे हैं वो मिलने, और वहाँ से फिर वो ट्रूप्स लेंगे रशिया और राजा के साथ मिलके और फिर यहाँ करके फ्रांस में धावा बोल देंगे और मोनार्क की आपस ले जाएंगे और फ्रांस को रिपब्लिक नहीं बनने देंगे। तो इससे पहले कि वो लोग आते, बहुत थाउजेंड्स ऑफ वॉलेरियन ने अपनी फ्रांस की आर्मी को तैयार थी करने के, उनकी आर्मी को ज्वाइन कर लिया और उन्होंने देखा कि एक वार हो रहा है अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ द मोना। राजा जी के रूल के खिलाफ एक ऑटोक्रेटिक वार छिड़ चुका है। पोइट रॉजर द लिसा उसने एक बहुत ही पैट्रियोटिक सॉन्ग कंपोज किया जिसका नाम था मैर्सिलिका। ये पहला सॉन्ग था जो कि वॉलेंटियर्स जो मैसेज थे उनने मार्च या प्रेजेंट था उन्हें गाया था। मैर्सिलिका इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। अब ये नेशनल एंथम है फ्रांस का। अब क्या वो पॉलिटिकल क्लब्स का फॉर्मेशन ऑफ फ्रांस में 1792 कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल राइट थी ओनली द रिचर सोसाइटी सेक्शन, इसको राइट्स मिले जो मतलब रिचर सेक्शन थे सोसाइटी के तो अमीर लोग थे। पॉलिटिकल क्लब्स एक इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जो खाते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी अपने प्लान करें अपने ऑन फॉर्मेशन, इसमें क्या किए जब कि हम बने हम जल्दी से, तो उन्हें अपने खुद के क्लब बनाना शुरू कर दिया। वुमेन ने उस समय एक्टिव थी, उन्होंने अपने क्लब बनाया, उसमें सब बातें। सबसे सक्सेसफुल क्लब का नाम जैकोबिन्स क्लब, ये आता है। जैकोबिन्स क्लब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कौन थे, लेस प्रॉपर सेक्शन का सोसाइटी इंक्लूडिंग शॉपकीपर वर्कर्स, ये सभी उसमें अंदर आते हैं जैकोबिन क्लब में। जैकोबिन केम आया सेंस क्लब जिसका मीनिंग है बिना नी ब्रिजेस के। जैकोबिन मैन जो थे वो सबसे स्ट्रिक्ट फॉलो थे, उनकी रेड कैप थी जो सिमिलर थी लिबर्टी को। अब जैकोबिन का लीडर कौन सा, उस पर इनको एक मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर, ठीक है। 1792 में जैकोबिन्स ने प्लान किया करा रेबेलियंस अगेंस्ट जो हाई क्लास बैठे बच्चे हैं, उनने स्टॉर्म किया पैलेस ऑफ टेलर्स और मास्टर किया किंग गार्ड्स को और अपने आप को एक किंग को एक मतलब हॉस्टेज बंदी बना रख दिया। असेंबली ने राजा के रॉयल फैमिली को मतलब छोड़ने के लिए वोट किया। इलेक्शन जो हुए थे हेल्ड हुए थे और आफ्टर दैट मैन जो थे 21 साल के और अबाउ उनने वोट भी दिया। अब न्यूली इलेक्टेड असेंबली क्या हो गया, कन्वेंशन। 21 सितंबर 1972 में असेंबली ने मोनार्की को एबॉलिश किया और फ्रांस को एक रिपब्लिक बनाया। लुई XVI को जेल में सजा सुनाई देने तक कहते हैं
लद्दाख के समर्थन उसकी सलाह नहीं दी गई और पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया 21 जनवरी 17 को मार दिया गया। जो उसने मशीन में थी लोगों को मारने के लिए, उसी मशीन से उसको मार दिया गया। अब एक और फिर आया। अब जब रॉबर्ट पियर का जो इस वक्त था 1752 से 1754 तक, उसको बोला गया रेन ऑफ टेरर, खतरे का समय। रॉबर्ट पियर ने पॉलिसी प्रोग्राम सेवरी कंट्रोल एंड पनिशमेंट। जो भी एनिमीज ऐसे क्लब मेंबर्स भी, जो उसके अंदर जो भी एनिमीज क्लब मेंबर्स भी और जो उसके मेथड से मतलब नहीं मानते थे, वो सब अरेस्ट किया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। कोर्ट अगर वो गिल्टी फाइन करता है तो वो एक बुलेट टाइम, वो जो एक डिवाइस है उसके 2 बोल थी और 1 पोल था, ठीक है, उसने बनाया कि जो भी अगर उसको फाइन करेगा सीधे उनको मार जाएगा, कुछ नहीं, कोई जेल में नहीं, सीधे मार गया। उसने लॉस बनाया, उसने क्या किया, सील कर दिया वेजेस और प्राइसेस। मीट ब्रेड जो थे वो रेशन और पीजेंट थे अपने ग्रेन स्टोर करने के लिए फिक्स प्राइस में गवर्नमेंट को शो सेल करने के लिए मजबूर हो गए। एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर, उनने क्या उसने क्या सोचा था लोगों ने कि अरे ये हमारा है ना, हमारा प्राइस हमारा पैसा कम करेगा, पर उसे उस उल्टा उसका बढ़ा दी और उसने एक फिक्स पे बनाया कि हम इतने में ही खरीदेंगे, आपको बेचना है तो बेचो, नहीं बेचना तो मत बेचो, है ना। और अब जबरदस्ती को बेचना पड़ेगा कि वो सबको जो उसके खिलाफ जाएगा उनको सबको मार देंगे वो, तो उसको बेचना पड़ेगा उनको। तो जो एक्सपेंसिव वाइट था, जो फॉरन था और सिटीजन थे, उनको इक्वालिटी मतलब ब्रेड खानी पड़ी। पीपल को अपने आप को एड्रेस करते थे सिटोयन और सिटियोनी। चर्च जो थे वो बंद कर दिया गया और कन्वर्ट कर दिया गया बैरक्स में। वो इतना स्ट्रिक्ट था कि उसकी पॉलिसी के खिलाफ कि जो उसकी फॉलोअर्स की डिमांड करते थे वो चेंज हो रहे थे, फॉलोअर्स की डिमांड थी वो चेंज थी उसकी। फाइनली उसको अरेस्ट किया गया कोर्ट के द्वारा 1704 में और उसी की मशीन से उसको मार दिया गया, बुलेटिन मशीन से। अब क्या वो एक डायरेक्टली रूल आया फ्रांस में, जैकोबिन गवर्नमेंट खत्म होने के बाद एक वेल्थी मिडिल क्लास ने अपनी पावर ले ली। अब बोला उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन लेके आया, बोला डेनिंग हम वोटिंग नहीं करेंगे राइट्स, और जिस और वो मतलब बोल उठेंगे फिर प्रॉपर्टी है ही नहीं। अब क्या हुआ, 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बने, मतलब लॉज बने। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो अपॉइंट करती थी डायरेक्टली, जो 5 मेंबर से बनती थी, उसने प्रोवाइड किया एक सेफगार्ड अगेंस्ट कोई एक वन मैन डोमिनेटेड पावर और डायरेक्टर से वो हमेशा क्लैश करते थे काउंसिल के साथ। जो इनिशिएटिव पॉलिसी में लेड की राइज ऑफ अ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। अब वुमेन्स की रिवॉल्यूशन क्या लगी, बहुत ही बिगनिंग से वुमेन थी, बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट थी इवेंट्स में, बहुत ही चेंज हुई सोसाइटी में। बट बहुत सी वुमेन थर्ड स्टेट थी, वो अपने लिविंग के लिए वर्क करता। दैट्स ऑल ऑफ अस, तब तक के लिए बाय, सी यू गाइस। यहाँ से अगली जस्ट कंटिन्यू करेंगे।